दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं. The train was gone so quickly that it was hard to imagine. वो अपने दुखड़े शायरी में नहीं रोती, वो ना बिस्तर पर सरे शाम सैयों असी नैना दे आंखें लगे जिना पाक निगाहां हुइयां कहीं ना जान. आगे कहीं उसी लेवल पर एक काउंटर था जहां एक मर्द I'm sorry that with better heed and judgment I पिघल पिघल कर गले से उतरेगा आखिरी कतरा दर्द का. 21वीं सदी की औरत अपने किसी चाहने वाले को खत नहीं लिखती. तुम्हारे 2 खत मिल गए. पहले खत में तुम्हारी नज़्म मिली, तुम्हारे दर्द की नज़्म. हर एक बात पे कहते हो तुम जो हर पल तुम कि जी रहे तू क्या है, मैं जी रहा हूँ. तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. मैं हूँ बाअदब खूसट. अली गुज्जर की आखिरी कहानी. असद मोहम्मद खान. अली गुज्जर इधर अपनी कहानियों के साथ नहीं आया था. कहानियां तो उसने बाद में सोची, यहां होश संभालने के बाद. जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, कहानियां बनाता गया. पहले पहल उसे ये सब कहानियां बनाना जरूरी लगता था. लोग पूछते जो थे. बाद में उसने परवाह करनी छोड़ दी. लोगों की खैर है, कभी कभी वो दिल ही में कहता, ओना दी खैर है, उन्हें तो कुछ भी सुना के चुप कराया जा सकता है, ओना दी परवाह नहीं करनी चाहिए. अली की कहानियां सुन के लोग चुप हो जाते थे, मगर उसे पता था कि दिल ही दिल में हंसते हैं. अंदर ही अंदर हंसते पे ने मां यवे हंसा करें, मैनू परवाह कोई नहीं. एक उम्र गुजर गई, लेकिन लोगों ने उसके बारे में पूछना नहीं छोड़ा था. शुरू में जब उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं थी, लोग पूछते थे तो वो मुंह देखता रह जाता था. चोई साहब अलबत्ता कह दिया करता था कि भाई अपने मजारे का बेटा है, यहां आते हुए माँ बाप दोनों मर गए, इधर ही हवेली में पल गया. पर कुछ कहने से क्या होता है. चोई साहब कहता ही तो था. पक्के कागज पे अंगूठा तो नहीं लगवाया था. जो लोग बोले कि हाँ भाई यकीन आ गया, आप ठीक कह रहे हैं, वो मजारे का बेटा ही है अली गुज्जर. असल में सब जानते थे. 15 गांव इधर 15 गांव उधर, सब जानते थे कि अली चौई साहब का बेटा है, किसी रहमती के पेट से. बस ये है कि वो उसे बेटा नहीं मानता. हिजरत से पहले के जानने वाले जानते थे कि अली गुज्जर की मां रहमती खूबसूरत थी, पर वो मजारा नहीं थी. वो चौई साहब की कुछ नहीं होती थी, यानी बहुत थोड़े वक्त के अलावा कि जब भूसे वाले उसारे की बैठक में उसे रोक के चौई साहब उसके साथ सोया था, रहमती उसकी कुछ नहीं होती थी. होती कैसे? आधी पागल तो वो वैसे ही थी, ऊपर से ठीक से सुन और बोल नहीं सकती थी रहमती. हाँ, आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी. बचपन की एक यही याद अली गुज्जर के साथ बॉर्डर पार करके आई थी. रहमती नहीं आ पाई थी. रास्ते में वही गड़बड़ हो गई थी जो हजारों लाखों के साथ हुई, और वो नहीं आ पाए. चौई साहब 2 किस्तों में आया था. पहले सामान के साथ नौकर चाकर, रहमती और रहमती का बेटा, ये सब चले थे. रास्ते में सामान लुट गया, आदमी नहीं रहे, अली गुज्जर रह गया. 2-2.5 साल का था, किसी की नजर नहीं पड़ी होगी. जब दूसरी किस्त में चौई साहब पहुंचा तो ये गाड़ी के नीचे पड़ा रोता हुआ मिला और वो उसे उठा लाया. इधर आके जोड़ तोड़ की, कुछ क्लेम श्लेम दाखिल किए, सिखों की छोड़ी हुई ये हवेली काबू की और चौई साहब बैठ गया.
माल मवेशी नौकर चाकर भी कर लिए। उन्हीं में से किसी ने अली गुज्जर की देख रेख शुरू कर दी होगी। लो जी, अली पल गया, 6 साल का हो गया। पर लोग बड़े हासिद कंजर की औलाद होते हैं। साथ के हिजरत करने वाले भी कुछ अभी तक हाथ पैर मार रहे थे। उधर हवेली में भी उनकी आवन जावन भी थी। उन्हीं में से किसी हासिद कुत्ते ने सिखा समझा दिया। अब जब भी अली चौई साहब को देखता तो बाबा बाबा पुकारने लगता। चौई साहब पहले तो खसियाया, परेशान हुआ। बाद में उसने गुस्सा भी किया, प्यार से अकेले में समझाया कि पुत्र, मैं तेरा बाबा नहीं, वो तो कोई और था, गुजर गया। 6 बरस का अली गुजरना क्या समझता? किसी से पूछा, उसने गुज्जर बता दिया होगा, या अली को अली गुज्जर कह के बुलाया होगा। बस यहीं से अली को कहानियां सुनाने और बनाने का ख्याल आया। उसने बाप के ना होने और चौई साहब के बुरा मनाने के बीच का एक रास्ता निकाला और पहली कहानी ये बनाई कि उसका बाप बख्शा गुज्जर था, जो बाद में चौई साहब का बताया हुआ मजारा और रहमती का आदमी बना। फिर ये बख्शा गुज्जर मजारा भी हिजरत के दौरान सबके साथ फौत हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ रिश्ते और चीजें समझ में आती रहती हैं। आदमी का यही है। लोगों को उसकी माँ का नाम मालूम था। अली ने आगे बताया कि माँ की आंखें बहुत खूबसूरत थी, पक्की बात। फिर उसने बात और आगे बढ़ाई, कहने लगा, माँ की आवाज बहुत दर्दीली थी। हीर गाती तो रुला दिया करती थी माँ के डोली चढ़दियां मारियां हीर चीका। माँ का एक भाई था, होना चाहिए था, तो उसने अपना एक मामा सोचा, डकैत। अली ने माँ के इस भाई का नाम भी सोच लिया था, नासिर। नासिर डकैत। बड़ी दहशत थी उसकी। अली ने कहा वो उम्र कैद काट रहा है। खबरें अभी भी काट रहा है कि मर गया। अब वो अपनी उम्र के लड़कों को नासिर डकैत के कारनामे सुनाने लगा था कि थाने में घुस के उस तरह सरकारी घोड़ी खोल के हवा हो गया नासिर, ऐसे बरातें लूटी नासिर डकैत ने। कहीं से सुन सुना के अली ने एक गाना भी बना लिया कि नासिर मारिया होशियारपुर डाका, नासिर मारिया, और खबरें क्या क्या। होशियारपुर चौई साहब की बेबे का शहर था। अली ने चौई साहब को खुश करने को गाने में होशियारपुर डाल दिया। बराबर की हवेली में जालंधर से आए हुए मलक लोग आ बसे थे, तो उन लड़कों को खुश करने को अली ने यह किया कि नासिर डकैत का नाम बदलकर उसने मलक नासिर कर दिया और कहानी सुनाई कि मलक नासिर ने ऐसे ऐसे कत्ल किए और डाके डाले। मलकों के लड़के कुछ खुश हुए, कुछ ने अली को गाली निकाली, उसे हरामी कहा। डकैत का मलकों में से होना उन्हें बहुत बुरा लगा था। अली अब बड़ा हो गया था। उसने उसी दिन शाम को लड़कों की दूसरी टुकड़ी को यह कहानी सुनाई कि नासिर डकैत जलंधर के मलकों की औरतों को खराब करके जेल गया है, बाहर आएगा तो वो लोग उसे मार देंगे। उसने ये भी कह दिया कि नासिर मेरा मामा है, इसलिए जात का असल नस्ल गुज्जर है, मलक शलक कोई नहीं। मलकों के लड़कों ने अगले दिन पूरी नफरी इकट्ठा करके पिछवाड़े से हवेली पे इतने पत्थर बरसाए कि सिखों के जड़ाए हुए उधर के सब रंगीन शीशे टूट गए। चौई साहब को सारी बात पता चली तो उसने पहली बार अली को जम के मार लगाई। नेक दिल मलकों ने आके बचाया, नहीं तो 12 बरस के अली का खबर नहीं क्या हशर होता। इस वाक़े के बाद अली होशियार हो गया। अब वो 2 किस्म की कहानियां बनाने लगा था। एक किस्म तो वो जिसमें उसने अपना खानदान फैलाया था। ये सब पक्के मजारे और टैके वाले लोग थे, जैसे उसका बाप बख्शा गुज्जर, फिर बाप का बाप बाबा चिट्टे शाह गुज्जर जो अल्लाह लोक आदमी था, फिर 6-8 चाचे मामे बड़ियां दहशतां वाले, साथ ही 4-5 मौसियां मामियां। ये औरतें लस्सियां रिड़कतियां तो उनके सोने के ठोस कंगन कुंद आवाजों में ठक ठक करते थे। कहानियों की ये किस्म सबको सुनाने के लिए थी। दूसरी कहानियां वो अपने लिए बनाता था, वो सुनाने के लिए नहीं होती थी। कुछ कहानियां तो बहुत गंदी होती थी।
बाकी में वो अपने दुश्मनों की ऐसी तैसी करता था, तो ये सब वो अकेले में खुद को सुनाने लगा और खुश होने लगा। पंद्रह साल का होके उसने 12 बरस की एक लड़की अपनी कहानियों में डालनी शुरू कर दी थी। एक मौसी की बेटी रेशमा, जो अल्ली के लिए लस्सी, मक्खन और रोटी लाती थी। इन कहानियों में मामा नासिर समेत उसके बड़े बूढ़ों का यह फैसला था कि अल्ली 16 बरस का हो जाए और रेशमा 13 की, तो दोनों की शादी कर दी जाएगी। पर मुसीबत पड़ गई। वो सुनने वालों को बीच बीच में बताता कि मुसीबत ये पड़ गई कि चौई साहब बाबा बख्शे को और माँ रहमती को बहला फुसला के इधर निकाल लाया। रास्ते में वो दोनों मारे गए। जब ही से मैं इस लांती चौई साहब की अर्दल में फंसा हुआ हूं। लोग बताते हैं रेशमा उधर उदास रहती है, जालंधर में। सुनने वालों को अल्ली की इन कहानियों में झोल नजर आता तो वो कहते, ओए चवला, चौई साहब हुरी इधर 12-13 साल से है। लोग बोलते हैं तू उधर 2.5 बरस का आया था, फिर ये 15 बरस और रेशमा, ये सब क्या बकवास है। अल्ली कभी हंस के उड़ाने की कोशिश करता था, कभी कहता था तुम नहीं समझोगे, दिल पे चोट खाई हो तो समझ आता है पागलो। और वो कहता था ठीक है, कोई पाबंदी तो नहीं, क्यों समझाऊं मैं सबको, नहीं समझते ना समझें, जाएं अपनी बेबे के उसमें। पर इन कहानियों की भिड़ंत भी चौई साहब को लग जाती तो अल्ली को बड़ी मार पड़ती। चौई साहब बकवास भी करता जाता, पिटाई भी करता जाता, कहता है रामी तू गुनाहगार है, झूठ बोल बोल के अपनी आकबत खराब करता है। लो 18-20 बरस का होके इधर आया था, बोलता है उधर कोई घरवाली भी थी इसकी, बॉर्डर के उस पासे, झूठा कज़ाब मनाहूस। अल्ली गुज्जर की घरवाली का नाम जाहिर है रेशमा था। लोग कहते हैं नामों में क्या रखा है, पर इस नाम रेशमा ने बड़ी पसूड़ी डाल दी। चौई साहब के बेटे, असल बेटे की दुल्हन हवेली में आई तो बाहर सबको पता चला कि नाम उसका रेशमा है। सबसे मतलब अल्ली के सिवा दूसरे सबको पता चला। अल्ली को कौन बताता, कोई बता भी देता तो उसने कब परवाह करनी थी। बहुत करता तो बक देता कि नाम रेशमा है तो जाए अपनी बेबे के उसमें। लो जी, महीने डेढ़ में चौई साहब के असल बेटे को किसी कुत्ते ने जा बताया कि अल्ली अपनी मां दा पुत्र गाने गाता है कि भाई रेशमा दा लक चनवर गा, रेशमा दा लक, और खबरें क्या क्या बोलता है कि रेशमा से उसका एक बेटा था, 2.5 बरस का होके मर गया। चौई लोग बहुत माल मवेशियों जमीनों वाले हों तो आपको पता है बड़ा गरमाइश वाला लहू होता है उनका। तो बस समझो कयामत टूट पड़ी। अल्ली को गढ़ में डाल के जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। एक दिन एक रात बेहोशी में कटे, फिर उसे होश आया। चौई साहब डीएसपी हक नवाज को मिलने पहुंचा तो उसने बढ़िया गालियां निकाली कि तुझे तेरे बेटे को बहुत ही कोई बदमाशी करने का शौक है तो दोनों को दिन के दिन जिले की हदें पार करा देता हूं, उधर बैठ के अपने ये शौक पूरे करते रहना, समझा, यहां पे ये सब कुछ नहीं चल सकता। चौई साहब ने पग उतारी, मूंछ नीची की और इलाज मौलजे के लिए जाब्ते के हर्जे खर्जे को हर तरह आमादा हुआ, तब जाने दिया डीएसपी। बाद में पुलिस वाले ने उसे नरमी से यह भी समझाया कि चौई साहब कोई खुदा खौफी करो, मैंने सुना है इस आदमी को उधर बहुत ही मारपीट की जाती है, भाई दिमागी अस्पताल में क्यों नहीं दाखिला करा देते, फातिरुल अक्ल को इस तरह ज़दोकोब करना तो ठीक नहीं है, कानूनन भी और वैसे भी। चौई साहब ने वादा किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके हुक्म के मुताबिक करूंगा। खैर, चौई साहब ने अस्पताल से लाके अल्ली को भूसा रखने वाली कोठड़ी में बंद करा दिया। उधर ही उसका खाना पीना, हाजत जरूरत का बंदोबस्त हो गया। वो वहीं से ऊंची आवाज में मां बहन करता रहता। किसी ने चौई साहब को समझाया कि थोड़ा सिंदूर दे दो, उसकी बकबक से जान छूट जाएगी। पर यह कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। आवाज उसकी कम ही कम हवेली तक आया करती थी। लो जी, कुछ दिन तो सबकी जान छुटकारे में रही। एक दिन कहीं से उसे
माचिस में और उसने भूसे को आग लगा दी और मरते मरते बचा। मजबूरी में उसे दालान में टाट का पर्दा डाल के रखना पड़ा, एक तरफ से उसके पैर में, दूसरी तरफ पलंग के पाए में जंजीरी डाल के, क्योंकि रोकना जरूरी था, वरना वो हवेली भर में धमाल डालता, कदकड़े लगाता फिरता। दूसरे सब मुतमईन तो हो गए थे, लेकिन सुअर की आवाज से आधी हवेली झुनझुनाती रहती थी। वो ही सब गाली गुफ्तार करता रहता था या फिर अपनी कहानियां सुनाता था, माँ रेमती और बख्शे गुज्जर की, रेशमा और नासिर की। सुनाने में जरा सा फर्क ये हुआ था कि नासिर गुज्जर अब उसके मामू का नहीं, बेटे का नाम था। मतलब रेशमा से जो उसने बेटा सोचा था उसका नाम। कोई पूछ बैठता कि अली तेरा नासिर कितने साल का हो गया, तो कहता नासिर अभी जमया ही नहीं, थोड़ा टाइम बाकी है। उसी साल चौई साहब हज्जे बैतुल्लाह को गया। वापस आया तो उसने बड़ी देगें खड़काई, जश्न जुश्न किए, जिसके अगले रोज हवेली में डाका पड़ गया। ये समझो सब चला गया। बदन के कपड़े रह गए या बैंकों में रखा पैसा, माल मवेशी, जमीनें और बस। डकैत लोग जैसे नंगा झाड़ा लेके गए थे। साथ में हिजरत करने वाले हासिदों और मुर्दारों ने अलग शमातें दिखाई। 15 गांव इधर, 15 गांव उधर उड़ा दिया कि चौई साहब को हजरे अस्वद की बद्दुआ लगी है, अपने सलब के बेटे को हरामी बना के डाल रखा है, ये इसी करनी का फल है। चौई साहब तक बात पहुंची तो उसने बड़ा रौला डाला। अपनी सफाई में रहमती मुतवफिया पर जम के बहतान लगाए कि उसारे की बराबर वाली बैठक में उसके साथ 10 मर्द सोया करते थे। मुझे अकेले को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो कुत्तो? ये सब अली के इर्द गिर्द और उसकी लाइल्मी में हो रहा था, या शायद वो इतना लाइल्म भी नहीं था। 15 गांव इधर, 15 गांव उधर की बात उसके कानों में पड़ी थी कि चौई साहब अपनी सफाई में रहमती पर बोहतान बांध रहे हैं। बातें पहुंचाने वालों को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बक बक ऐसी कड़वी फसल लाएगी। वो समझते थे थोड़ी जी खलबली मचेगी, मजा आएगा, पर अली गुज्जर ने उस रात वो तूफान उठाया कि चौई साहब का बेटा, असल बेटा, अंदर से शॉटगन निकाल लाया, बोला इस हराम के को आज खत्म ही कर देना है। अर्जी खत्म किसने करना था? ठुड्डी में हाथ दे के, वास्ते दे दिला के चौई साहब अपने असल बेटे को वापस अंदर ले गया। बहुत दिन पहले सिंदूर खिलाने वाली बात जिस बंदे ने सुझाई थी, अब वही बोला कि चौई साहब कुछ करना जरूरी हो गया। चौई साहब ने हाँ में सर हिला दिया। उस दिन के बाद से उसके किस्से, कहानियां और गुफ्तारें बस उसी के लिए रह गई। सारे ही वक्त छपर खट पे पड़ा वो अपने लोगों से अंदर ही अंदर बातें करता, उन्हें चलाया और उठाया बिठाया करता। उसकी दाढ़ी, मूंछों और सर के बालों में अब सफेदी आ चली थी। आंखें जो रहमती की तरह खूब रोशन और बड़ी बड़ी होंगी, लगता था कुछ बुझ सी गई हैं या कहीं दूर देखने लगी हैं। उन्हीं दिनों चौई साहब ने फासले ही से मगर अली के साथ एक ताल्लुक सा पैदा कर लिया। नमाज की चौकी वो उस दालान में उठवा लाया। फिर कभी आते जाते उसके सरहाने वो ठहरने भी लगा। कभी पूछ भी लेता कि तूने रोटी खाई, पानी पिएगा अली? ये परेशानी की बात थी। चौई साहब ये सब क्यों कर रहा था? अली समझ गया कि ऐसा कुछ जरूर है जो चौई साहब छुप छुपा के उसके खिलाफ कर रहा है। फिर इसका सबूत भी 3-4 रोज में मिल गया। डाके की तफ्तीश के लिए पुलिस एहलकार आए थे। कुछ कागजों के बंडल और एक कड़ियल जवान को मुश्कें कस के साथ लाए थे। अली उस वक्त अपने छपर खट पे खड़ा पांव की जंजीर बजाता था जो ये लोग बराबर से गुजरे। ओ रब्बा, ओए मेरे या रब्बा, अली ने अंदर ही अंदर चीख मारी। ओए देखो वो नासिर को बांध के ले जा रहे हैं, अली गुज्जर के बेटे नासिर को। वो पुराने खतों लिफाफों का बंडल भी ला रहे थे। ये वही खत थे जो रेशमा ने उधर से अली को लिखे थे कि लिया अब आके मैनू ले जा। खत नहीं थे। रेशमा ने फिराक में चीका मारियां सन ते खुशखबरियां पै गईयां सन कि अपने घर मुंडा होया है, नासिर, अपना नासिर।
اور یہ ساریاں چیخاں، خوشخبریاں، سارے خط اس لانتی کتے چوئی صاحب نے اپنی تجوری میں چھپا کے رکھے ہوئے تھے، علی گجر کو دکھائے تک نہیں تھے۔ اب یہ ڈاکے میں برآمد ہو رہے تھے۔ کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جو ہیر کو اپنے دل بر، اپنے ماہی سے، باپ کو اپنے بیٹے، اپنے خون سے نہیں ملنے دیتے۔ علی گجر زنجیر بجا بجا کے روتا تھا، چھالاں پہ مارتا تھا۔ پھر اس وقت عجیب بات ہوئی۔ ناصر ڈاڈے جوان نے مولا علی کا نام لیا، ایک جھٹکا مارا کہ مشکیں اس کی آزاد ہو گئی۔ پولیس والے دوڑے، علی نے دیکھا کہ وہ ناصر کو گھیرنے کی کرتے ہیں، پر وہ جوان کا بچہ ہاتھ نہیں آتا۔ علی گجر نے کہا مارا۔ ناصر اس کا بیٹا چھپر کھٹ کی طرف آ رہا تھا، اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور پھول کی طرح اٹھا لیا۔ دونوں حویلی سے باہر چلے گئے۔ چوئی صاحب پکارا، روکو انہیں، روکو، جاؤ ایک کتیا، جاؤ اس ظالمہ، ادھر تو اب رکنا ہی نہیں۔ اور کیا، کدھر بھی رہ سکتے دونوں باپ بیٹے، کدھر بھی ٹائم پاس کر سکتے ہیں، داتا دربار میں، ریلوے اسٹیشن پہ، کدھر بھی۔ تو بس علی نے اپنے بیٹے ناصر ڈکیت کا ہاتھ پکڑا اور دونوں باپ بیٹے اونچی آواز میں ہنستے ہوئے ہولی ہولی پکی سڑک کی طرف چلنے لگے۔ ہنسی کی آواز سنی تو چوئی صاحب جو سامنے چھپر کھٹ میں پڑے علی کو اچھل اچھل کے کہکے مارتے دیکھ اور سن سکتا تھا، چیخنے لگا، گالی نکال کر بولا، اور مر گئے سارے ہی، دیکھ نہیں رہے، میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس پاگل کے بچے کو چپ کیوں نہیں کراتے، رامیوں۔ علی گجر کی آخری کہانی۔